मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने आज एक नोटिफिकेशन निकाला और उस नोटिफिकेशन में बोला गया कि हमारे देश में 5 और वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कि 5 और रामसर साइट्स को इंक्लूड कर लिया गया है। क्या होते हैं रामसर साइट्स, किस तरीके से हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं, क्या है रामसर कन्वेंशन, इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, एनवायरमेंट इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों महत्वपूर्ण है, यूपीएससी में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में किस तरीके से यहां से सवाल निकलेगा, सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 20% डिस्काउंट। 29 जुलाई तक अनलॉक 2.0 ऑफर चालू है, सो डू एनरोल फॉर दैट। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन करेंगे। अनअकैडमी पे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में 28 जुलाई से। कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए, और हमारे नोट्स 2.0 आपको मिलेंगे जो कि अनअकैडमी के एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं, इंक्लूडिंग माइंड मैप्स, पीवाईक्यूज, प्री और मेंस के कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। तो नोट्स 2.0 के लिए एनरोल करिए अनअकैडमी पे। साथ में सीएसई एश्योर ऑफर चालू है, जहां पे अगर आप अनअकैडमी में सब्सक्राइब कर रहे हैं 2 साल से ज्यादा के लिए तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। एंड ऑप्शनल के बैचेस शुरू हो चुके हैं इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल में। संडे को 31 जुलाई को सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट होगा, सो डू सब्सक्राइब फॉर दैट। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने नोटिफिकेशन निकाला है, वहां पे बोला गया कि 5 रामसर साइट्स को हमारे देश में ऐड कर लिया गया है। पहले हमारे देश में 49 रामसर साइट्स थे, मतलब कि 49 साइट्स थे जो कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस थे। अब इन 5 रामसर साइट्स के एडिशन के बाद टोटल 54 हो गए हैं। बेसिकली मैं 2 टर्म्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर रहा हूं, रामसर साइट्स या फिर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, एक ही बात है। वेटलैंड्स क्या होते हैं अभी बता रहा हूं 2 मिनट में आपको, लेकिन आप ये समझिए कि मैं इंटरचेंजेबली ये कीवर्ड यूज कर सकता हूं, या तो मैं बोलूं रामसर साइट या मैं बोलूं वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, एक ही बात है। ठीक है, ये जो 5 रामसर साइट्स ऐड हुए हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं एक बार कि ये कहां पे ऐड हुए हैं। 3 साइट जो है वो तमिलनाडु में है, जिसमें से एक है करिकिल्ली बर्ड सैंक्चुरी, एक है पल्ली कारानाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और एक है पिचावरम मैंग्रोव। एक साइट जो है वो मिजोरम में ऐड हुई है, दैट इज पाला वेटलैंड, और एक मध्य प्रदेश में ऐड हुई है जिसका नाम है साख्या सागर। ये टोटल 5 रामसर साइट्स, 3 तमिलनाडु, 1 मिजोरम, 1 मध्य प्रदेश में ऐड हुई हैं। राइट, ये जो पर्टिकुलर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, हम इनको रामसर साइट्स क्यों बोलते हैं, एक बार उसका रीजन समझते हैं। 1971 में ईरान जो देश है वहां पे एक शहर है रामजार, वहां पे एक कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, कि दुनिया में जितने भी वेटलैंड्स हैं इंपॉर्टेंट उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, उनको सेव करना है। तो ईरान के उस शहर में कन्वेंशन ऑन वेटलैंड साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। इस वजह से ये जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हैं इनको रामजार साइट्स भी बोला जाता है। हर साल 2 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वेटलैंड्स सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां पे इन्हें रामसर साइट्स क्यों बोला जाता है वो मैंने एक्सप्लेन करा, और 2 फरवरी को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ वेटलैंड्स सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसका लॉजिक क्या है कि उस दिन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स जो है रामजार में साइन हुआ था 1971 में। अगर हम रामजार का डेटा देखते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स जो हैं वो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में 175 साइट्स हैं, फॉलोड बाय मेक्सिको जहां पे 142 साइट्स हैं। यह है नंबर वाइज कि यूके में सबसे ज्यादा नंबर रजिस्टर्ड है, यूके में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वेटलैंड्स हैं 175, 142। लेकिन अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं कि ज्योग्राफिकली सबसे ज्यादा वेटलैंड एरिया कौन से देश में है, तो वो है बोलीविया में। देखिए, यूके के जो वेटलैंड्स हैं वो छोटे छोटे से हैं। यूके का खुद का ज्योग्राफिक साइज कोई बहुत बड़ा थोड़ी ना मैप पे, मैक्सिको का ज्योग्राफिक साइज बड़ा है लेकिन यूके का तो छोटा सा ही है। फिर भी यूके में 175 रामसर साइट्स हैं। इसका मतलब यहां पे जो रामसर साइट्स हैं, यहां पे जो वेटलैंड्स हैं, यहां पे जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हैं वो छोटे छोटे से हैं, कोई बहुत बड़े नहीं है वो साइज में। नंबर ज्यादा है लेकिन साइज छोटा है। सबसे ज्यादा ज्योग्राफिक एरिया हमारे को बोलीविया में देखने को मिलता है। इसके अलावा कॉन्गो, चैड, कनाडा और रशिया, ये 4 ऐसे देश हैं जहां पे बहुत सारे वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हैं, बट सबसे ज्यादा यूके और मेक्सिको में नंबर वाइज और एरिया वाइज सबसे ज्यादा बोलीविया में है। राइट, सवाल उठता है कि ये रामसर साइट्स होती क्या है, एग्जैक्टली वेटलैंड होता क्या है। कई बार सुन चुके हैं वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये वेटलैंड है क्या, भारत सरकार जो है हमारे देश में इसको कैसे डिफाइन करती है।
सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अलग अलग देश जो हैं वो वेटलैंड की अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। तो जो इंडिया की डेफिनेशन है हो सकता है वो यूएस में ना मानी जाए, यूएस की डेफिनेशन यूके में ना मानी जाए, तो हर देश की अपनी खुद की वेटलैंड की डेफिनेशन हो सकती है। भारत में जो वेटलैंड की डेफिनेशन है वो वेटलैंड मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन रूल्स 2017 जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने निकाले थे 2017 में, उसमें वेटलैंड को डिफाइन किया गया था। वेटलैंड एग्जैक्टली होता क्या है? एक एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड या फिर वाटर। ये सब क्या है? मार्श क्या होता है, फेन क्या होता है, पीटलैंड क्या होता है, ये तो हमने कभी शब्द सुने नहीं। अभी मैं आपको डायग्राम के साथ दिखाऊंगा अगले स्लाइड में कि ये एरियाज एग्जैक्टली क्या होते हैं। अभी के लिए आम आदमी की भाषा में, लेमैन भाषा में आप इतना समझिए कि एक एरिया है जहां पे थोड़ा थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ है और उसमें पेड़ पौधे उगे हुए हैं। अभी के लिए आप इतना मानिए। इनमें डिफरेंस क्या होता है वो अगले स्लाइड में आपको डायग्राम के थ्रू में दिखाऊंगा, ठीक है। मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे पानी जमा हुआ है। ये नेचुरल भी हो सकते हैं और ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। मतलब कि पर्यावरण में नेचुरली अकरिंग वेटलैंड्स भी हैं और आपके और हमारे जैसे लोगों ने मिलके अगर कोई वेटलैंड बनाया, एक ऐसा एरिया बना दिया जहां पे पानी थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट हुआ है, वहां पे पेड़ पौधे उग रहे हैं, वाइल्ड लाइफ है थोड़ी बहुत, तो मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। ये जो वेटलैंड्स होते हैं टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं, कि कोई परमानेंट वेटलैंड है जो हमेशा के लिए पानी यहां पे एक्यूमुलेटेड रहेगा, या फिर अभी थोड़े टाइम के लिए बारिश ज्यादा हो गई तो पानी एक्यूमुलेट हो गया, फिर उसके बाद सूखे का मौसम आएगा तो पानी यहां से निकल जाएगा और ये वेटलैंड खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा बारिशों का सीजन आएगा, पानी इकट्ठा होगा, फिर से ये वेटलैंड बन जाएगा। तो इस तरीके से वेटलैंड जो है वो टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। प्रीलिम्स का यहां से सीधा सवाल निकलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस वेटलैंड, तो उसमें एक स्टेटमेंट दे देगा कि वेटलैंड्स आर ऑलवेज परमानेंट, दे आर नेवर टेम्परेरी। गलत। भारत सरकार के जो रूल्स हैं 2017 के, उसमें भारत सरकार ये कहती है कि वेटलैंड जो है वो टेम्परेरी भी हो सकता है और वो परमानेंट भी हो सकता है। इसके अलावा वेटलैंड के अंदर जो पानी है वो खड़ा हुआ भी हो सकता है, स्टैटिक वाटर, या बहता हुआ पानी भी हो सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ बहते हुए पानी को वेटलैंड बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ खड़े हुए पानी को वेटलैंड बोलते हैं। मतलब कि मैंने आपको क्या बताया, वेटलैंड का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा पानी है वहां पे, बहुत ज्यादा पानी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी है। ये जो वेटलैंड है नेचुरल, आर्टिफिशियल हो सकता है। पानी जो वहां पे इकट्ठा हुआ है वो परमानेंट या टेम्परेरी हो सकता है, खड़ा हुआ भी हो सकता है और बहता हुआ भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है और सॉल्टी वाटर भी हो सकता है। मतलब कि यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा प्रीलिम्स का, क्या कि जो वेटलैंड है वो समंदर के किनारे भी हो सकता है, मतलब सॉल्टी वाटर के पास, और वो नदी के किनारे, लेक के किनारे भी हो सकता है, मतलब कि फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर के पास। मतलब कि वेटलैंड जो है कंपलसरी नहीं है कि समंदर के किनारे ही हो या नदी के किनारे ही हो, वो कहीं पे भी हो सकता है जहां पे उसे खड़ा हुआ या थोड़ा पानी मिलेगा बहता हुआ। राइट। मतलब कि वेटलैंड समंदर के किनारे भी मिलेगा और नदी और लेक के किनारे भी मिलेगा। फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर, ब्रैकिश वाटर में वेटलैंड्स पॉसिबल हैं। भारत सरकार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहती है कि वेटलैंड की जो डेप्थ होती है लो टाइड के टाइम पे, जब पानी नीचे उतरा हुआ होता है, आपको पता है नदियों में पानी कभी हल्का सा ऊपर हो रहता है, नीचे हो रहता है, वैसे लो टाइड हाई टाइड का कॉन्सेप्ट तो समंदर में ही ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो भारत सरकार ये कहती है कि जो लो टाइड के टाइम पे पानी की डेप्थ होनी चाहिए वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि वेटलैंड की जो डेप्थ होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, जैसे ओशंस और समंदर में होती है बहुत गहरा। इवन नदियां भी बहुत ज्यादा गहरी होती हैं, कुछ लेक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, 50-50 मीटर, 40-40 मीटर गहरे होते हैं। नहीं, वेटलैंड में हमेशा जो मैक्सिमम पानी रहेगा लो टाइड के टाइम पे वो 6 मीटर रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ऐसा भारत सरकार का कैटेगराइजेशन है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 6 फुट नहीं लिखा है, 6 मीटर लिखा है, कहीं आप 6 फुट में कंफ्यूज हो रहा हो। एग्जाम में मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे, ये 6 फुट नहीं 6 मीटर है। लेकिन सरकार ने कैटेगोरिकली इन रूल्स में बोला कि वेटलैंड में क्या काउंट नहीं होगा, नदी काउंट नहीं होगी। वेटलैंड जो है नदी के किनारे हो सकता है, नदी के पास हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसी नदी है जो 1 या 2 मीटर गहरी है कहीं पे, उसको आप वेटलैंड नहीं बोल दोगे। रिवर इज अ सेपरेट इकोसिस्टम, वेटलैंड इज अ सेपरेट इकोसिस्टम। तो नदी जो है वो बिल्कुल अलग है। इवन अगर नदी की डेप्थ कम भी है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसे वेटलैंड नहीं बोलोगे। नदी है तो वो नदी ही है, वो वेटलैंड नहीं होगा। नदी के किनारे, नदी के पास वेटलैंड हो सकता है कि नदी का पानी आया, वहां पे एक्यूमुलेट हुआ थोड़ा थोड़ा, वहां पे वाइल्ड लाइफ थोड़ी थोड़ी उगी और वो वेटलैंड बन गया, दैट इज पॉसिबल। लेकिन नदी को ही वेटलैंड बोल देना, दैट इज नॉट अलाउड एज पर इंडियन रूल्स।
चावल का खेत, आपको पता है चावल की खेती में, धान की खेती में, पैडी फील्ड्स में हमारे को स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है, खड़ा हुआ पानी चाहिए होता है, उसको आप वेटलैंड में कैटेगराइज नहीं करोगे स्ट्रिक्टली। इसके अलावा मैनमेड टैंक, मनरेगा के अंदर जो हम खड्डा खुदवा देते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, रिक्रिएशन के लिए, या फिर इरिगेशन के लिए सरकार ने कोई टैंक बनाया, एक्वाकल्चर के लिए, एक्वाकल्चर मतलब मच्छी वगैरह के लिए, मछलियां वगैरह पालने के लिए कोई टैंक वगैरह बनवाया, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इनको वेटलैंड में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनका पर्पस ही अलग है। इरिगेशन पर्पस है, ड्रिंकिंग वाटर पर्पस है, टूरिज्म रिक्रिएशन पर्पस है, बोटिंग पर्पस है, एक्वाकल्चर पर्पस है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये वेटलैंड में काउंट नहीं की जाएंगी। तो इतनी लंबी डेफिनेशन है वेटलैंड की भारत सरकार के रूल्स के हिसाब से कि एक ऐसी जगह जहां पे पानी है, वो पानी नेचुरल, मतलब कि वो जगह जो है वो आर्टिफिशियल नेचुरल हो सकती है, पानी जो है परमानेंट या टेम्परेरी हो सकता है, स्टैटिक या फ्लोइंग हो सकता है, सॉल्टी या फ्रेश हो सकता है, ब्रैकिश हो सकता है, 6 मीटर से ज्यादा की डेप्थ नहीं होनी चाहिए लो टाइड के टाइम पे, और ये सारी की सारी चीजें जो है एक्सक्लूडेड रहेंगी। प्रीलिम्स का सीधा सवाल निकलेगा कि इसमें से क्या वेटलैंड की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है एज पर द वेटलैंड रूल्स ऑफ 2017। तो हमने यहां पे देख लिया कि भारत सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस बारे में क्या बोलता है। ये होता है फेन। आप देखिए फेन क्या है, एक एरिया है जहां पे पानी जमा हुआ है। फेन का सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो फेन वाटरलैंड बनता है, फेन वेटलैंड बनता है, इसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन होता है ग्राउंड वाटर का। जमीन से पानी को आउटलेट मिला, आपको पता है जमीन के नीचे पानी होता है, उस पानी को ऊपर आने का आउटलेट मिल गया, उस पानी को ऊपर आने का रास्ता मिल गया, वो पानी यहां पे इकट्ठा होता गया और यहां पे हमारे को पेड़ पौधे वगैरह उगते हुए दिखे। तो ऐसा वेटलैंड सिस्टम जो प्राइमरीली ग्राउंड वाटर की वजह से बना है उसको हम कहते हैं फेन वेटलैंड। फिर होता है पीटलैंड। पीटलैंड क्या होता है कि एक पानी का एरिया है और उस पानी के एरिया में डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स बहुत सारे इकट्ठे हो गए। डेड एंड डिकेइंग जो प्लांट्स हैं वो बहुत सारे इकट्ठे हो गए, मतलब कि फेन में डेड एंड डिकेइंग मैटर नहीं होगा। फेन में क्या होगा, जमीन से पानी ऊपर आ रहा है, उसमें थोड़े बहुत पेड़ पौधे उग गए और ये हमारा फेन वेटलैंड बन गया। पीटलैंड में पीट का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये जो वर्ड यहां पे लिखा हुआ है पीट, पीट का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर। पीट का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है कि जहां पे जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं वेटलैंड के अंदर, वो मरते गए, उनका डिकेइंग मैटर इसी के अंदर इकट्ठा होता गया और पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा थिक होता गया। यहां पे पौधे हो गए, पौधों की डेथ हो गई, मरने के बाद वो पौधे इसी पानी में मिल गए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया। और आप ये जो देख रहे हो ब्राउन वाला हिस्सा, ये ब्राउन वाला हिस्सा, ये ब्राउन वाला हिस्सा, ये पीट है। ये क्या है, ये पीट है। पीट मतलब डेड प्लांट्स का ऑर्गेनिक मैटर है। जो आप ब्राउन ब्राउन देख रहे हो ये डेड प्लांट्स का ऑर्गेनिक मैटर है। जो आप सारा सारा ब्राउन देख रहे हो ये डेड प्लांट्स का ऑर्गेनिक मैटर है। इसे पीटलैंड बोलते हैं। फेन में हमारे को पीट ज्यादा देखने को नहीं मिलता, पीटलैंड में हमारे को खड़े पानी के अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स का बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। फिर होता है स्वैम्प। स्वैम्प का मतलब होता है एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पे पानी की डेप्थ कम है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन इतना है कि वो पेड़ को सपोर्ट कर पाए। स्वैम्प का सबसे खास फीचर होता है कि वो पेड़ को, वो ट्रीज को सपोर्ट कर पा रहा है। सबसे खास फीचर स्वैम्प का ये होता है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, स्वैम्प में मिलेगा। स्वैम्प के पानी में इतना न्यूट्रिशन होता है कि वो पेड़ों की ग्रोथ को, वुडी फॉरेस्ट को, वुडी ट्रीज को सपोर्ट कर पा रहा है, उसे हम स्वैम्प बोलते हैं। मार्श क्या होता है कि पानी है, उसमें इतना न्यूट्रिशन नहीं है कि वो पेड़ की ग्रोथ को सपोर्ट करे, लेकिन इतना न्यूट्रिशन है कि वो हर्ब्स और श्रब्स को प्रमोट कर सके। मतलब कि मार्श और स्वैम्प में जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि स्वैम्प में पेड़ बहुत ज्यादा उग जाते हैं और इधर मार्श में पेड़ नहीं उग पाते, बल्कि यहां पे हर्ब्स ज्यादा उगते हैं। तो स्वैम्प और मार्श में काफी बड़ा डिफरेंस होता है। और आपको मैंने बताया कि फेन तो ग्राउंड वाटर से ही बन रहा है और पीटलैंड में डेड ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है। तो स्वैम्प, मार्श, पीट और अपना फेन, ये अलग अलग टाइप के वेटलैंड्स होते हैं जो हमने रूल्स ऑफ 2017 में समझे। तो इनके बीच में फाइन डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करा, राइट। रामसार कन्वेंशन का डेटा हमारे को दिखाता है कि पूरी दुनिया का 6.4% ज्योग्राफिक एरिया जो है वो वेटलैंड्स के अंदर है और इंडिया में से पूरा ज्योग्राफिक एरिया का 4.63% वेटलैंड्स के अंदर है। मतलब कि ग्लोबली अगर हम बात करते हैं
तो 6.4% ज्योग्राफिक एरिया जो है वो वेटलैंड्स के अंदर है, और इंडिया में 4.63% ज्योग्राफिक एरिया जो है वो वेटलैंड्स के अंदर है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकली, तो सबसे बड़ा एरिया जो वेटलैंड्स का है वो हमारे को गुजरात में देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी कोस्ट लाइन इंडिया में सबसे लंबी है। तो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का डेटा हमारे को दिखाता है कि गुजरात में ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा एरिया है वेटलैंड्स का। देखिए, मैं एरिया की बात कर रहा हूं, मैं नंबर ऑफ वेटलैंड्स की बात नहीं कर रहा हूं। ये वही वाला डिफरेंस है जो हमने यूके और बोलीविया में देखा कि यूके में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वेटलैंड्स है, लेकिन एरिया सबसे ज्यादा बोलीविया में है। वैसे ही मैं यहां पे अभी एरिया की बात कर रहा हूं कि जो गुजरात में सबसे ज्यादा एरिया है वेटलैंड्स का इंडिया में, मतलब कि इंडिया में जितने भी वेटलैंड्स हैं उसमें से 22.7% ज्योग्राफिकली गुजरात में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट्स का मैंने आपको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर बताया है कि ज्योग्राफिकली गुजरात में सबसे ज्यादा, फिर आंध्रा में, फिर उत्तर प्रदेश में और फिर वेस्ट बंगाल में। अगर हम नंबर वाइज बात करते हैं तो नंबर वाइज सबसे ज्यादा वेटलैंड जो है वो उत्तर प्रदेश में 10। देखिए, वही बात आ गई, नंबर वाइज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ज्योग्राफिक एरिया वाइज सबसे ज्यादा कहां पे है? गुजरात में 22.7% ऑफ द टोटल वेटलैंड्स। पंजाब में 6, गुजरात में 4, जम्मू कश्मीर में 4, हिमाचल में 3। अच्छा, जम्मू कश्मीर 4 वाले में लद्दाख इंक्लूडेड नहीं है, लद्दाख अलग से डेटा दिखा रहा हूं अभी मैं। केरला में 3, हरियाणा महाराष्ट्र 2, उड़ीसा 2, वेस्ट बंगाल 2, राजस्थान 2, तमिलनाडु 4, मध्य प्रदेश 2। इसके अलावा मिजोरम, आंध्रा, असम, बिहार, लद्दाख, मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तराखंड 1-1। टोटल कितने हो गए अगर आप काउंट करोगे? 54। यही मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया में टोटल आज की तारीख में 54 नंबर ऑफ वेटलैंड्स है, जिसमें मैक्सिमम ज्योग्राफिक एरिया गुजरात में है और मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड्स उत्तर प्रदेश में है। तो प्रीलिम्स में और मेंस में ध्यान से डेटा को कोट करेंगे कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है, राइट। तो ये है सब कुछ वेटलैंड्स के बारे में, रामसर कन्वेंशन और क्या है वेटलैंड्स एग्जैक्टली। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मुद्दत गुप्ता फॉर 20% डिस्काउंट।